यह कहानी बोलिविया के उस सुदूर और पथरीले इलाके से शुरू होती है जिसे क्वालिटी पलानो कहा जाता है, जो साउथ अमेरिका के चिली, पेरू और बोलिविया तक फैला हुआ है। चारों ओर सूखी जमीन और वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। इसी उजड़े इलाके में एक बूढ़ा दंपति रहता है, वर्जीनिया और सीसा। उनका छोटा सा घर गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित है। दोनों की उम्र ढल चुकी है और शरीर जवाब देने लगा है। उनका बेटा और बहू बहुत पहले शहर चले गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अब ये दोनों अकेले ही यहाँ जीवन गुजार रहे हैं, जहाँ हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। कभी कभी उनका पोता क्लेवर उनसे मिलने आता है। सुबह होते ही वर्जीनिया अपने लामा के झुंड को चराने निकल जाता है और सीसा उसे जल्दी लौट आने को कहती है, क्योंकि उसे अक्सर देर हो जाती है। खुद सीसा कई किलोमीटर दूर पानी लेने जाती है, क्योंकि पास का कुआं सूख चुका है। यहीं हमें पता चलता है कि वर्जीनिया किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। हालांकि वर्जीनिया ने अपनी बीमारी की बात अब तक सीसा को नहीं बताई है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो चिंता में न डूब जाए। दिन भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहता है कि उसके बाद सीसा का क्या होगा, वो यहाँ अकेली कैसे रहेगी। रात को जब सीसा बताती है कि हर दिन दूर जाकर पानी लाना कितना मुश्किल हो रहा है, तो वर्जीनिया कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसकी सोच कहीं और उलझी रहती है। इसके बाद हर दिन वही क्रम दोहराया जाता है। सुबह वर्जीनिया लामा लेकर निकल जाता है और सीसा घर संभालती है। दोनों को उम्मीद रहती है कि शायद इस बार बारिश जल्दी हो जाए, लेकिन सूखती जमीन और उजड़ते खेत किसी चमत्कार के आसार नहीं दिखाते। तेज धूप इंसान को जला देने जैसी लगती है। हर बीतते दिन के साथ वर्जीनिया मौत के और करीब जाता जा रहा है, लेकिन वो सीसा को कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। एक दिन वो खाना भी नहीं खाता। सीसा कारण पूछती है, मगर वो चुप रहता है। वर्जीनिया किसी बहाने से बात टाल देता है। अगले दिन सुबह वो देखता है कि सीसा खेत में बीज बो रही है। उसे अब भी बारिश की आस है। वर्जीनिया उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है, अंदर से पूरी तरह टूट चुका। जिंदगी की मुश्किलें उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ी हैं। उधर सीसा दोनों हाथों में बाल्टियां उठाकर तपती धूप में गांव की ओर निकल जाती है, क्योंकि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची। किसी तरह गांव पहुंचकर नल खोलती है, लेकिन पानी नहीं आता। आसपास कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस नल का स्रोत भी सूख चुका है। मजबूरी में वो गांव से थोड़ी दूर बहने वाली संकरी नदी पर जाती है, जहां कुछ औरतें कपड़े धो रही होती हैं। पानी ढोकर गांव तक लाना बेहद मुश्किल है। ऐसा लगता है कि गांव में अब कोई जवान नहीं बचा। सब शहरों की चमक धमक में खो चुके हैं। वहां औरतें बताती हैं कि कुएं भी सूख गए हैं और अब यहां रहने का कोई कारण नहीं बचा। कई पश्चिमी गांव पहले ही खाली हो चुके हैं। शाम को सीसा वर्जीनिया को बताती है कि अब तो गांव का नल भी सूख चुका है। सीसा बताती है कि आज उसे नदी तक जाना पड़ा। कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन वर्जीनिया काम का बहाना बनाकर बात टाल देता है। वो कहता है कि उसे रोज लामा चराने जाना पड़ता है और पानी लाने की जिम्मेदारी सीसा पर ही छोड़ देता है। अगली सुबह वो गांव जाता है और वहां एक आदमी से मिलता है। दोनों पानी की समस्या पर चर्चा करते हैं। वर्जीनिया साफ कह देता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि बारिश जल्द होगी। अगले दिन उनका पोता क्लेवर शहर से लौट आता है, लेकिन उसके माता पिता साथ नहीं होते। दरअसल उसका अपने पिता से रिश्ता ठीक नहीं है, मगर वो वर्जीनिया और सीसा से बेहद प्यार करता है। शाम को जब वर्जीनिया लौटता है और क्लेवर को देखता है, तो बाहर से खुश नहीं दिखता। हालांकि अंदर से वो बेहद खुश होता है और दिखाना चाहता है कि उसके बिना भी सब ठीक चल रहा है। अगली सुबह क्लेवर उसके साथ निकल जाता है। रास्ते में जब क्लेवर उसे खांसते देखता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, तो वर्जीनिया उसे भी कुछ नहीं बताता। यही दोनों पीढ़ियों का अंतर साफ नजर आता है। कपड़ों से लेकर बोलचाल तक दोनों पीढ़ियां पूरी तरह अलग हैं। क्लेवर अपना फोन निकालकर बैठ जाता है और वर्जीनिया अपने थैले से सूखी ब्रेड निकालकर खाने को देता है। यह देखकर क्लेवर का दिल भर आता है कि उसके दादाजी इस वीराने में पूरा दिन सूखी ब्रेड पर गुजार देते हैं। उसे एहसास होता है कि शहर में हर चीज होते हुए भी सुकून नहीं है। अब उसका ध्यान फोन से हट चुका है। वर्जीनिया उसे एक पुरानी परंपरा के बारे में बताता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाए और खुद को बेकार समझने लगे, तो वो पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे देता है। यह सुनकर क्लेवर हैरान रह जाता है कि उसके दादाजी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। शाम को वो उन्हें शहर चलने को कहता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वर्जीनिया बेहद जिद्दी है और साफ मना कर देता है। अगली सुबह क्लेवर सबसे पहले उठता है और पानी लाने के लिए 2 बाल्टियां लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही उसकी सांस फूलने लगती है, जबकि तेज धूप का वर्जीनिया पर कोई असर नहीं होता। क्लेवर की हालत देखकर वर्जीनिया मन ही मन मुस्कुरा देता है। किसी तरह दोनों गांव पहुंचते हैं, जहां क्लेवर नल चलाता है, लेकिन पानी नहीं आता। यह बात वर्जीनिया को पहले से पता थी, मगर उसने जानबूझकर नहीं बताया, ताकि क्लेवर को यहाँ की कठिन जिंदगी का एहसास हो सके।
इसके बाद दोनों लामा लेकर नदी की ओर जाते हैं। लौटते वक्त एक लामा अचानक गिर पड़ता है। उसकी तबीयत खराब होती है। पानी पिलाने के बावजूद वो दम तोड़ देता है। यह साफ संकेत है कि अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो सारे लामा मर जाएंगे। क्लेवर वर्जीनिया की सेहत को लेकर चिंता जताता है और इलाज की सलाह देता है। साथ ही सीसा को सच्चाई बताने को कहता है, लेकिन वर्जीनिया मानने से इनकार कर देता है। उसके मन में बस यही डर रहता है कि उसके बाद सीसा अकेली रह जाएगी, मगर वो उसे सच बताकर परेशान भी नहीं करना चाहता। अगले दिन गांव वाले पहाड़ पर पूजा करने जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि इससे बारिश होगी और हरियाली लौट आएगी। लोग कहते हैं कि 2 साल से बारिश नहीं हुई और अब शायद गांव छोड़कर शहर जाना ही पड़ेगा। गांव में कई लोग शहर जाने के पक्ष में होते हैं, लेकिन कुछ अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गांव फिर से जिंदा होगा। अगले दिन क्लेवर सीसा को अपने साथ शहर चलने के लिए कहता है। तभी वर्जीनिया आ जाता है और इस बात पर गुस्सा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि वो मरते दम तक शहर नहीं जाएगा और किसी के टुकड़ों पर जिंदगी नहीं बिताएगा। उसे यहाँ जो कुछ मिला है वही उसका सुकून है। उसे लगता है कि क्लेवर को यह सब उसके पिता ने सिखाया है, लेकिन क्लेवर साफ कह देता है कि उसका अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं है और वो सिर्फ उनकी चिंता में यहाँ आया है। बातों ही बातों में सीसा समझ जाती है कि वर्जीनिया कुछ छुपा रहा है, लेकिन पूछने पर वो कुछ नहीं बताता। अगली सुबह वर्जीनिया अकेले घर से निकल जाता है और क्लेवर को साथ नहीं ले जाता। थोड़ी दूर चलने के बाद बीमारी के कारण उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लामा इधर उधर बिखर जाते हैं। शाम हो जाती है और सूरज ढल चुका होता है, लेकिन वर्जीनिया घर नहीं लौटता। सीसा और क्लेवर चिंतित होकर उसका इंतजार करते हैं। क्लेवर टॉर्च लेकर उसे आवाज देता हुआ ढूंढने निकलता है। वर्जीनिया बेहोश पड़ा होता है और काफी देर बाद उसे होश आता है, लेकिन तब तक सारे लामा खो चुके होते हैं। अगली सुबह घर लौटने पर क्लेवर उसकी बीमारी की बात सीसा को नहीं बताता, क्योंकि वर्जीनिया पहले ही उसे सब बता चुका होता है। होश में आने पर वर्जीनिया को लगता है कि शायद क्लेवर ने सच्चाई बता दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिरकार वर्जीनिया खुद सीसा को अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और कहता है कि उसकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। यह सुनकर सीसा रो पड़ती है और दुख जताती है कि उसने इतना बड़ा सच छुपाए रखा। क्लेवर बाहर खड़ा सब सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद वर्जीनिया फिर खांसते हुए लामा ढूंढने निकल जाता है। यह देखकर क्लेवर की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसे आराम की जरूरत है, मगर वो मानने को तैयार नहीं। क्लेवर अपने दादा को इस हालत में देख नहीं पाता। सीसा भी बेबस है। शायद वर्जीनिया की जिद का कारण उसका बेटा है, जो सालों में एक बार भी मिलने नहीं आया। चलते हुए वो उजड़े गांव पहुंचते हैं, जहां खाली पड़े घर बताते हैं कि यहां अब कुछ नहीं बचा। सब शहर चले गए हैं और सीसा द्वारा बोए गए बीजों से भी कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि बिना पानी फसल कैसे उगेगी। अगले दिन क्लेवर और वर्जीनिया के बीच लंबी बहस होती है। क्लेवर इलाज के लिए शहर चलने को कहता है और वादा करता है कि सीसा को अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन वर्जीनिया शहर के खिलाफ गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाता है और यहां से जाने को कह देता है। क्लेवर दुखी होकर अपना सामान पैक करता है और चला जाता है। उसके जाने से सीसा बहुत टूट जाती है और वर्जीनिया को समझाती है कि क्लेवर सिर्फ उनकी मदद करना चाहता है, मगर वर्जीनिया उसे भी अपने बेटे जैसा ही समझता है और उसकी बात नहीं मानता। सीसा अगले दिन शहर जाकर क्लेवर को वापस लाने की जिद करती है। वर्जीनिया तैयार नहीं होता, लेकिन सीसा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिसमें क्लेवर एक डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर वर्जीनिया की जांच करता है और इलाज के लिए शहर जाने को कहता है, लेकिन वर्जीनिया मना कर देता है और कहता है कि वो अस्पताल में मरना नहीं चाहता। डॉक्टर के जाने के बाद वो खिड़की से सीसा और क्लेवर को बैठा देखता है, जो क्लेवर के आने वाले बच्चे की बातों में खुश होते हैं। ये बात अब वर्जीनिया को पता चलती है और उसकी जिद टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा और शायद उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। वो एक टीन का डब्बा निकालता है, जिसमें उसकी जवानी की तस्वीर और 4 छोटे सोने के टुकड़े होते हैं। यही उसकी जिंदगी भर की कमाई है। वो क्लेवर को जगाकर बाहर ले जाता है। जो आदमी हमेशा उससे सख्ती से पेश आता था, आज उसकी आंखों में पहली बार प्यार झलकता है। क्लेवर समझ जाता है कि शायद उसके दादाजी का वक्त अब करीब है। अगले दिन वो लामा ढूंढने गांव जाता है, जहां किसी ने उन्हें इकट्ठा कर रखा होता है। लामा वापस लाने पर वर्जीनिया और सीसा खुश होते हैं, लेकिन अगली सुबह वर्जीनिया की मौत हो जाती है। यह खबर सुनते ही सीसा टूट जाती है और फूट फूट कर रोती है। क्लेवर भी पूरी तरह बिखर जाता है। गांव वाले पूरे रीति रिवाज से उसे अंतिम विदाई देते हैं। क्लेवर पहाड़ पर बैठकर डूबते सूरज को देखते हुए अपने दादाजी को याद करता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है और अपनों का साथ कब छूट जाए कोई नहीं जानता।
बाद में वो घर लौटकर सीसा को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सीसा मना कर देती है क्योंकि यही वर्जीनिया की इच्छा थी। वो क्लेवर को गले लगाती है और उसके होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट देती है। क्लेवर समझ जाता है कि सीसा कभी शहर नहीं आएगी, लेकिन वो तय करता है कि वो उसे मिलने आता रहेगा। उसी शाम आसमान में बादल घिर आते हैं, बिजली कड़कती है और किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। आखिरी सीन में सीसा को लामा चराते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, शायद ऐसी फिल्में कम ही लोग देखते हैं। इतनी सादगी से भरी कहानी जिसमें इतना गहरा संदेश छुपा हो, आज के दौर में कम ही पसंद की जाती है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं और उसका पोता जो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ये सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन हर सीन में एक अलग तरह का प्यार महसूस होता है। जिस गांव ने पीढ़ियों को जिंदगी दी, बिना कुछ मांगे सब कुछ दिया, आज वही गांव सबसे ज्यादा मदद मांग रहा है। मगर लोग लौटना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि शहर बेहतर है और गांव पिछड़ा, जबकि सच यही है कि हमारी जड़ें वही हैं। इसी सोच के साथ इस कहानी और इस फिल्म का अंत होता है। अगली कहानी आप किस फिल्म पर सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।